चलिए आज इतिहास के तीसरे अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पहला अध्याय, दूसरा अध्याय प्रागैतिहासिक काल को देख लिया, इसी प्रकार उसी अंदाज में सिंधु घाटी सभ्यता की ओर हम बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारा तीसरा अध्याय है जो आज हम इसमें पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक कौन सी है? अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। एक एक पॉइंट ऐसे डाल डाल के नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता के कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का 3 नाम है, इसे याद रखिएगा। कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। यह सभ्यता मुख्य सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो सभ्यता था सिंधु घाटी तक फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुआ पड़ा, ठीक है। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदू हिंदू मतलब हिंदोस, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का जब नाम पड़ा तो सिंधु को ईरानी लोगों ने इसे क्या कहा? ईरानी लोगों ने हिंदू कहा और वहीं यूनानी ग्रीक के लोगों ने इंडोस कहा और रोमन के लोगों ने इंडस कहा, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी को हिंदू इन लोगों ने कहा तो ईरानी लोगों ने कहा, इंडोस ग्रीक यूनानी ग्रीक लोगों ने कहा, रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी है? तो आप कहेंगे मेसोपोटामिया है, ठीक है। यह दजला और फरात जिसे टिग्रस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे बसी सभ्यता है, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, अगले पॉइंट में लिखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेट्स यानी दजला और फरात नदी के किनारे बसी है, ठीक है। अकेडियन, इमोराइट, एलामाइट मेसोपोटामिया भाषा थी, ठीक है। जो अकेडियन, एमेराइट, एलामाइट, मेसोपोटामियन ये सब क्या थी? ये उस समय की भाषाएं थी। इसे अगले पॉइंट में लिखिएगा कि भाषाएं कौन सी थी? अकेडियन, एमोराइट, एलामाइट, मेसोपोटामिया, ये 4 भाषाएं थी। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहते थे। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मेलुआ किसे कहा जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता को वहाँ के लोग उसे मेलुआ कहते थे। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को वहाँ के लोग मेलुआ कहते थे, ठीक है। मेलुआ किसे कहते हैं? मेलुआ किसे कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा। अगला है सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख जब हम पहला अध्याय में पहली वीडियो में जब मैंने अभिलेखों के बारे में पढ़ा है तो उसमें भी सारगोन अभिलेख आया था, ठीक है। तो उसमें बताया था कि क्या क्या जानने को मिलता है और यहाँ पे बताया गया है कि मेलुआ और सारगोन अभिलेख किस प्रकार संबंधित है। मेलुआ यानी सिंधु घाटी सभ्यता को वहाँ के लोग मेलुआ कहते थे, ठीक है। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुआ कहा जाता था, ठीक है। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता था? मेलुआ कहा जाता था, मेलुआ कहा जाता था। मेलुआ नाविकों का देश है। मेलुआ का मतलब पहले पॉइंट में तो आप ये लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहते थे। मेलुआ शब्द का जिक्र सारगोन अभिलेख में हुआ है। मेलुआ का अर्थ है नाविकों का देश। ये 3 पॉइंट हो गया। चलिए, मेलुआ हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मेलुआ हाजा पक्षी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। हाजा पक्षी यानी मोर, ठीक है। मेलुआ हाजा पक्षी के लिए, किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। सीबीएसई में जो क्लास 12th का एग्जाम होता है बोर्ड का, उसमें मेलुआ हाजा पक्षी 2024 में इस पे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, सीबीएसई में। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि। अब पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि कौन सा है, तो आप कहेंगे 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। बल्कि जो 12th की अब नई एनसीईआरटी आई है उसके हिसाब से 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व मानी जाती है नई एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। और जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है। अब हम सारगोन अभिलेख के, ये आपको देखना पड़ेगा कि प्रश्न किस प्रकार पूछ रहा है। यदि पूछ दिया कि सारगोन अभिलेख के अनुसार, ठीक है, सारगोन अभिलेख के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या था, तो आप कहेंगे कि समय काल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व था, ठीक है। और यदि आपको ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार पूछे तो आप ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार बताइए। यदि नई एनसीईआरटी के अनुसार पूछे तो 2600 ईसा पूर्व पे 1900 ईसा पूर्व, ठीक है। अब देख लेते हैं नोट, यहाँ पे कुछ दिया गया है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14, जिसे C14 भी कहते हैं, पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि कार्बन C14 जो उसका उपयोग तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। जो प्राचीन समय में कुछ भी चीज़ मिले वो C14 ये बता देती है कि जो सामान है वह किस तिथि में था, किस काल में था, इसका जिक्र ये बता देती है। तो इसकी खोज कैसे हुई? खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे एक V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई, ठीक है। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वो उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। कार्बन 14 में क्या होता है कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही प्राचीन होगी, ठीक है। ये है C14। इसको सबको एक एक पॉइंट डाल कैसे नोट बनाते चलिए, एक एक पॉइंट डाल कैसे नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। एमसीक्यू टाइप में मतलब नहीं कि एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन आता है आपको 4 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, उसका डायरेक्ट उसके आगे उसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे नोट्स बना, यदि किताब है तो किताब में आप हाईलाइट कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ये पॉइंट हो गया। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है, पहले में लिख दीजिए सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। अगला, सिंधु सभ्यता इज इक्वल टू त्रिभुजाकार सभ्यता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ है? भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है और अफगानिस्तान में फैली हुई थी, ठीक है। हम प्राचीन की बात कर रहे हैं तो फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400-500 वर्ष तक विद्यमान रही तथा 2200 कितने वर्षों तक रही? 400 से 500 वर्षों तक रही, ठीक है। 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। यह सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में कब आई? 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व,
ठीक है, जो लाइन को मैं डबल बोल रहा हूँ वो आपका ही नोट्स बनेगा, ठीक है, वो एक लाइन में वो नोट्स बनेगा। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले। जब सिंधु घाटी सभ्यता परिपक्व हुआ 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में, तो इसमें 6 बड़े नगर मिले। 6 वो बड़े नगर कौन से हैं? 6 बड़े नगरों का नाम याद रखिएगा। 6 बड़े नगर कौन कौन से हैं? पहला मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। इनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, नोट्स करते चलिए। अफगानिस्तान में स्थित सोर्तुगई और मूडीगाक हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल हैं। जो यदि आपसे पूछा जाए, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आप एक लाइन बना के लिख दीजिए। अफगानिस्तान में एक जगह है सोर्तुगई और मूडीगाक, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल हैं। अफगानिस्तान के पुरातात्विक स्थल हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों। सोर्तुगई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित है। जो अफगानिस्तान में पुरातात्विक स्थल है दो, सोर्तुगई और मूडीगाक। तो सोर्तुगई कौन कौन सी नदी के किनारे है? कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। इस सभ्यता में अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात लगभग 200 में है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का, आपसे इतना पूछा जाएगा कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन यानी खुदाई कब हुआ, तो आप कहेंगे 1921 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था ये भी आपको आगे बताया जाएगा। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें ये लाइन में लिखिए कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन कब हुआ था, यानी खुदाई कब हुआ, तो आप कहेंगे 1921 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए, हड़प्पा में टीलों का सर्वप्रथम जानकारी हड़प्पा में टीलों का सर्वप्रथम जानकारी 1826 ई में चार्ल्स मैसन ने दी थी। हड़प्पा में जो टीले थे उनका सर्वप्रथम जानकारी कहाँ कब मिली, आप कहेंगे 1826 में मिली, चार्ल्स मैसन द्वारा दी गई, ठीक है। ये हो गया लाइन। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए। अगली लाइन लिख दिया, हड़प्पा से 2 टीले प्राप्त हुए, जिसमें पूर्व टीला नगर आवासीय टीला और पश्चिमी टीला दुर्गित टीला होता था, ठीक है, जो ऊंचे टीले पर स्थित था। यहाँ से आप ये 2 टीलों के बारे में अगली लाइन में नोट्स बना दीजिए। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला, ये अगला पॉइंट आपका बन जाएगा। इस काल में देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई है, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। बस मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे उस समय में। यहीं पर यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नगार मिले। कितने अन्नगार मिले, तो आप कहेंगे 12 अन्नगार मिले, जहाँ अनाजों को स्टोर करके रखा जाता होगा। कितने मिले? 12 मिले, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में कितने अन्नगार मिले जहाँ अन्न को स्टोरेज करके रखा जाता है, तो आप कहेंगे कि 12 मिले। और उनके क्षेत्रफल की बात कर ले तो उनका क्षेत्रफल कितना है? 2745 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आप इनको एक एक लाइन में नोट्स बनाते चलिए। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा कहाँ से मिला, तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से मिला, ये एक लाइन। जिसे उर्वरता की देवी माना गया। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा इज इक्वल टू उर्वरता की देवी माना गया, ठीक है, उर्वरता की देवी माना गया। और यह एक आयतकार मुहर थी। ये किससे कैसे पता लगा? एक मुहर से पता लगा, ठीक है, ये मुहर से पता लगा। ये वो मुहर कैसा था? आयतकार था, ठीक है। अगले पॉइंट में ये लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। अर्थ होता है? मृतकों का टीला, ठीक है।
अगली लाइन में लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का आगे लिखिएगा शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला इन्वर्टेड कोमा में। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। ठीक है, क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। चलिए, मृतकों का टीला है। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 में, जैसा मैंने ऊपर बताया कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन 1921 में हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी द्वारा। मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी। कब? 1922 में। ठीक है, 1922 में। इसे सिंध के बाग नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ वृषभ युक्त मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। वृषभ युक्त मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानघर है, जिसको इंग्लिश में रिचुअल बाथ भी बोलते हैं। विशाल स्नानघर प्राप्त हुए, जो एक आयतकार जलाशय है। आपसे ये प्रश्न किया जाएगा विशाल स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप कहेंगे कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप कहेंगे कि यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? विशाल स्नानघर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, यह कैसा है, तो आप कहेंगे यह आयतकार है। ठीक है, यह 11.88 मीटर लंबा है। क्या? ये स्नानघर। ठीक है, और 7.01 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इसको हटा के बढ़िया से हाईलाइट कर देते हैं। विशाल स्नानघर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। यह एक कैसा है? आयतकार है। इसकी लंबाई कितना है? 11.88 मीटर लंबा है। और कितना चौड़ा है? 7.0 मीटर चौड़ा है। और कितना गहरा है? 2.43 मीटर गहरा है। इसे एक पॉइंट बना लीजिएगा। स्नानघर में स्नानगार में सर्वप्रथम गिरी पुष्प का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ये पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम गिरी पुष्पक का प्रयोग कहाँ किया गया, तो आप कहेंगे जो बृहद विशाल स्नान नागर था उसमें किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था, जो जल को रोक दे। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। यह धर्मानुष्ठान संबंध स्नान के लिए था। ठीक है, मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व के एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके उत्तर व दक्षिण पकी हुई पतली ईंटों से बनी सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के लिए 6 कक्ष बने हुए हैं। जो विशाल स्नान नागर है उसमें 6 कक्ष बने हुए हैं, यानी 6 कमरे बने हुए हैं। ठीक है, बड़े बड़े। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत ग्रेट गैनरी विशाल नगार थी। ठीक है, यह पूर्व से पश्चिम 42.72 मीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण 12.86 मीटर चौड़ा था। कौन? विशाल अनन्नगार। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से असेंबली हॉल, सभा भवन, आयतकार भवन, पुरोहित आवास के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ से सभा भवन, आयतकार भवन का पुरोहित आवास जिसे कहते हैं, ये अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताया गया है एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांस्य धातु से बनी हुई है। इसका क्या मतलब हुआ कि उस समय में लोग कांस्य धातु के बारे में जानते थे, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, जो कांस्य धातु की बनी हुई है, इसे नोट कर लीजिएगा। वह नग्न अवस्था में है एवं इसके एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। ठीक है, मोहनजोदड़ो
में एक मुहर मिली है जिसे आद शिव तीन मुख वाले देवता का चित्र मिलता है। ठीक है, जिसे सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ कहा है। उस समय मोहनजोदड़ो में एक मुहर मिला जिसमें शिव का चित्र मिलता है। ठीक है, शिव भगवान का चित्र मिलता है उस समय। ठीक है, जिसे सर जॉन मार्शल जो एक्लोजिस्ट थे, सर जॉन मार्शल, वह इन्हें पशुपतिनाथ कहते हैं। ठीक है, सब नोट करते चलिएगा। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़ाव राजधानी कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। यदि आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी का जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो आप कह दीजिएगा इतिहासकार पिगट ने कहा है। ठीक है, सिंधु घाटी में सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ठीक है, उस समय प्राइवेसी की बड़ा ध्यान रखा जाता था। ठीक है, इसलिए घर के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, जो पीछे का रास्ता था वहां से खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। एकमात्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अन्य प्रमुख नगर पक्के ईंटों का पूर्णतः बने थे। इससे क्या पता लगता है कि उस समय के लोग पक्के ईंटे के बारे में जानकारी रखते होंगे। ठीक है, जबकि कालीबंगा और रागपुर कच्ची ईंटों के बने थे। कालीबंगा और रागपुर कच्ची ईंटों के बने थे। ईंटों का आकार, जो मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पक्के ईंटों के बारे में जानते थे, तो ईंटों का आकार कैसा होता था? ईंटों का आकार यहाँ पर ईंटों का आकार 4 गुना 2 गुना 1 होता था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि ईंटों का आकार कितना होता था, तो आप कहेंगे 4 गुना 2 गुना 1 होता था। लोथल के उत्खननकर्ता लोथल के उत्खननकर्ता कौन है? एस ए राव। ठीक है, एस ए राव से रघुनाथ राव हैं। ठीक है, लोथल नगर का उत्खननकर्ता किसे कहा जाता है? एस आर राव को कहा जाता है। ठीक है, ये तीसरा उत्खननकर्ता के बारे में आपको पता लग रहा है, तो आप लिखकर नोट्स बनाते चलिए। यह एक व्यापारिक नगर थी। 1957 में यहाँ के गोदीवाड़ा मिलता है। यहाँ से गोदीवाड़ा कब मिलता है? 1957। डॉकयार्ड भी जिसे कहते हैं, 1957 में यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी कृति है। सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति कौन है? तो आप कहेंगे गोदीवाड़ा, जिसे डॉकयार्ड भी कहते हैं। कब मिला था? 1957 में। ठीक है, आगे देखते हैं। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिम एशिया मेसोपोटामिया के व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। सीधा है, लिख लीजिए लोथल सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपने ऊपर बड़ा सा टाइटल डाल ही रखा हुआ, उसके आप लिख लीजिए यहाँ पे लोथल इज इक्वल टू बंदरगाह। ठीक है, चलिए। चावल की भूसी के साक्ष्य रागपुर व लोथल में मिले हैं। चावल की भूसी का साक्ष्य रागपुर व लोथल में मिले हैं। कैसे नोट्स बनाना है आपको बताया है मैंने, एक लाइन में सीधा लिख दीजिए, चावल के भूसी का साक्ष्य रागपुर व लोथल में मिले हैं। ठीक है, चलिए। चोंद्रो के उत्खननकर्ता, मेरा ऐसा मानना है कि आप एक अलग से कागज रख लीजिए, जितने भी उत्खननकर्ता या किस स्थल का कब उत्खनन हुआ है, ठीक है, आप उसमें लिखते चलिए। जैसे चुंद्रो का उत्खनन 1935 में मेके ने किया। ठीक है, इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 में एमजी मजूमदार ने की। चुंद्रो की खोज 1931 में किसने की? आप कहेंगे एमजी मजूमदार ने की। ठीक है, इन सबको बनाते हुए चलिए। यह एक औद्योगिकी नगरी थी, यानी यहाँ पे इंडस्ट्री था, औद्योगिकी नगरी थी। क्या? लो चुंद्रो। ठीक है, यहाँ से मनके क्या होती है? मनके होती है मोतियाँ, सीप अस्थि। ठीक है, जो माला में बनाई जाती हैं, सीप, मनके, मोतियाँ,
मुद्रा बनाने वाला प्रमुख केंद्र था। यदि आपसे पूछा जाए ये सीबीएसई क्लास 12th जिन बच्चों के पास हिस्ट्री है उनके सीबीएसई में एमसीक्यू में पूछा जाता है, जिसे कहा जाता है क्राफ्ट सेंटर। ठीक है, जहाँ मोतियाँ बनाई जाती हैं, गहने बनाए जाते थे, मनके से, सीप से, अस्थि से, मुद्रा से, वो कहाँ बनाए जाते थे? तो चुहंदरों में बनाए जाते थे। ठीक है, इनको आप एक लाइन में लिख लीजिए नोट्स के तौर पे। भले ही आपके पास किताब है पर नोट्स बनाइए उसमें। यहाँ से हमें कुत्ते बिल्ली के पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले, मतलब उनके पैरों के चिन्ह मिले। ठीक है, नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक लिपिस्टक व अलंकृत हाथी मिला। ठीक है, यहाँ के झूकर झांगर संस्कृति अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलिए। कालीबंगन एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। ठीक है, कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। और कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। ठीक है, सब बनाते चलिए नोट्स। यहाँ से एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, ऐसे आप यहाँ पे कालीबंगन लिख लीजिए और यहाँ पे ऐसे ये अर्थ शब्द क्या है इसका। ठीक है, और नीचे ऐसे एरो डाल के फिर लिख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ से जूते हुए खेत का क्या साक्ष्य मिला है। ठीक है, कालीबंगन के शवों के अवशिष्ट संस्कार हेतु 3 विधियां पूर्ण समाधिकरण, अशिष्ट समाधिकरण एवं दाह संस्कार का प्रमाण मिलते हैं। और नीचे ऐसे एक पॉइंट बना कर लिख लीजिए, यहाँ से संस्कार के अंतिम संस्कार हेतु 3 विधियां मिलती हैं, जिसमें पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? कालीबंगन से मिलता है। ठीक है, चलिए। कालीबंगन सभ्यता में एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों की शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। वहाँ कालीबंगा सभ्यता में एक खोपड़ी मिलती है जिसमें 6 छेद हैं। हड़प्पा के किस स्थल पे 6 छेद वाली खोपड़ी मिलती है? तो आप कहेंगे कालीबंगन सभ्यता से मिलती है। कहाँ से? कालीबंगन सभ्यता से मिलती है। ठीक है, अर्थात इन लोगों की शल्य चिकित्सा का ज्ञान था, वो लोग चिकित्सक का भी ज्ञान जानते थे। ठीक है, यहाँ के अलकृत ईंटों के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, ऊँट की अस्थियों के साक्ष्य। ठीक है, यहाँ से कपास की खेती का साक्ष्य, ऊँट की अस्थियों का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगन में नोट्स बना लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आता है। साक्ष्य कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं? तो कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, ऊँट की अस्थियों के साक्ष्य मिलते हैं, भूकंप का साक्ष्य मिलता है, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिलते हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? कालीबंगन राजस्थान से। ठीक है, चलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप ये वीडियो देखते जाइए, इसमें सारे पार्ट्स आएंगे, आप नोट्स बनाते जाइए और चैनल को अपने दोस्तों, भाई बंधुओं, मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।